हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अब हम क्या करेंगे, हिस्ट्री हमारा जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में हम चैप्टर वाइज रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में जो हमारा थर्ड भाग है उसका पहला चैप्टर हम लेंगे, उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इसमें हम किस फटाफट से कंप्लीट समरी जो है ना इसकी मतलब इम्पोर्टेंट सारी की सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे और मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर ये जो वीडियोज़ है इसमें एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो एग्जाम से पहले हम कंप्लीट एक बार हिस्ट्री का पूरा रिवीजन करना है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले भाग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज उपनिवेशवाद और देहात। देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुआ। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन कहाँ पर स्थापित हुआ, तो आप लिखेंगे बंगाल में स्थापित हुआ था। सन 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू हुआ था। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो आप लिखेंगे 1793 में लागू हुआ था। ये जो स्तंभरारी बंदोबस्त है ये कहाँ पर लागू हुआ था, तो आप लिखेंगे बंगाल में सबसे पहले स्तंभरारी बंदोबस्त लागू हुआ था। अब ये जो स्तंभरारी बंदोबस्त था इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। उन्होंने तय कर दी कि भाई प्रत्येक जमींदार को, और ध्यान देना मैं आपको ये बता दूं कि जो स्तंभरारी बंदोबस्त है ये जमींदारों के साथ लागू किया गया था, ठीक है। और इन्होंने ये तय कर दिया कि प्रत्येक जमींदार को एक निश्चित राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करानी पड़ेगी और उसकी भी एक तारीख होती थी, निश्चित दिन होता था। उस दिन सूर्यास्त तक जमा करानी होती थी, जिसे सूर्यास्त नियम कहते हैं। इसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो एक निश्चित कर दी गई थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी, ठीक है। अब प्रश्न देखो, क्योंकि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें रैयत के द्वारा जो राशि होती थी वो जमा करवाई जाती थी। तो प्रश्न रैयतवाड़ी में तो चूंकि नाम रैयतवाड़ी है तो याद रह जाएगा, बट स्तंभरारी बंदोबस्त में ये जो राशि होती थी वो जमींदार को जमा करानी पड़ती थी। और कोई जमींदार अगर मान लो वो राजस्व राशि जमा नहीं करा पाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था, जो कि उस जमाने में खूब सारी जमींदारियां नीलाम हुई थी। इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं कि जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। संपदाएं का मतलब होता है कि जो उनकी संपत्ति होती थी फिर उसको बोली लगा करके खुली बोली के साथ नीलाम किया जाता था, और जो भी व्यक्ति खरीदना चाहता था वो उसमें खरीद सकता था अपनी बोली लगा करके। तो उस जो पैसा होता था, जो राजस्व राशि होती थी, वो उस राजस्व राशि को संपदाएं बेच करके पूर्ति की जाती थी। सन 1793 में बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया गया। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। याद रखना, बंगाल मतलब भारत भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय सबसे पहले शुरुआत इन्होंने बंगाल से करी थी। तो बंगाल में उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। 1793 में बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार देरी क्यों करते थे? अब देखिए, जो राजस्व राशि निर्धारित कर दी थी कंपनी द्वारा पहले ही, और उस राजस्व राशि को प्रत्येक जमींदार को एक निश्चित समय पर जमा कराना होता था, लेकिन कई सारे जमींदार वो निश्चित राजस्व राशि को कंपनी को जमा नहीं करवा पाते थे। क्या कारण था, देरी क्यों होती थी? इसके कई सारे कारण हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए कि कई जमींदारों को अपनी जमींदारियों से हाथ धोना पड़ा, उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी गई। तो क्या कारण था कि जमींदारियां नीलाम की गई? क्या कारण था कि वो राजस्व राशि जमा नहीं करवा पाए जमींदार, ठीक है। तो इसके अपन यहाँ पे कई सारे कारण हैं जो जानेंगे। पहला कारण तो आपको ये लिखना है कि राजस्व की प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी। मतलब कंपनी ने जो राजस्व की जो मांगें रखी थी कि प्रत्येक जमींदार को इतनी राशि जो है वो कंपनी को जमा करानी है, तो वो जो मांग रखी थी ना वो ऊंची रखी थी। क्यों? क्योंकि आगे जो है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। इस देखो क्या लिखा है कि क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है, मतलब आने वाले समय को ध्यान में रख करके मांग को निर्धारित किया गया था, तो आगे चल करके कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकती। मतलब कंपनी ने सोचा कि आने वाले समय में उपज बढ़ेगी, साथ ही साथ आने वाला जो समय रहेगा उसमें कीमतें भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। तो बाद में कंपनी जो है ना उस बढ़ी हुई कीमतों में, उस बढ़ी हुई आमदनी में अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। तो एक काम करते हैं, अपन पहले से ही जो है वो मांगे ज़्यादा रख लेते हैं। तो इन्होंने शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा रख दी थी मांगे। तो इतनी ऊंची मांगे जमींदारों के द्वारा उनकी पूर्ति करना संभव नहीं हुआ।
अगला कारण क्या था? राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। कई बार फसलें चौपट हो जाती थी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे बाढ़ आ गई या मान लो बारिश नहीं हुई या और भी कई प्रकार की प्राकृतिक समस्या होती है। उस वजह से अगर फसल अच्छी नहीं होती थी तब भी राशि जमा करानी पड़ती थी, उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं होती थी। अगला कारण इसका यह था कि सूर्यास्त विधि यानी एक प्रकार का कानून था। सूर्यास्त विधि के अनुसार क्या होता था कि यदि निश्चित राशि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक, मतलब एक फिक्स तारीख कर दी जाती थी और सूर्य अस्त होने से पहले पहले वो राजस्व का भुगतान अगर नहीं आता था तो जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। राजस्व बिक्री कानून 1793, रेवेन्यू सेल लॉ 1793, ऐसा ही एक कानून था और इस कानून के तहत जो है वो निश्चित राशि अगर उस दिन तक जमा नहीं होती थी, उस दिन के सूर्य अस्त होने तक अगर जमा नहीं होती थी तो उस जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था। इस्तमरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। तो शुरू में तो क्या हुआ, ये जो इस्तमरारी बंदोबस्त था इसके तहत जमींदारों का मात्र एक ही काम होता था कि किसान जो जमीन जोतते थे, जो उत्पादन करते थे, उनसे राजस्व इकट्ठा करना और राजस्व इकट्ठा करके सीधा कंपनी को जमा करा देना, ये जमींदारों का काम था। रेत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। अब याद रखिएगा जो रेत शब्द है ना, ये अंग्रेज किसानों के लिए अपने विवरणों में इस शब्द का प्रयोग करते थे। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था। याद रखिएगा प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है, जो भी मैंने जो हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं उसको आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो जमींदार का एक अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा करने के लिए गाँव में आता था वो क्या कहलाता था? ऑप्शन भी में भी आपको पूछा जा सकता है, वन लाइनर प्रश्न भी इसका बन सकता है, रिक्त स्थान का प्रश्न भी इसका बन सकता है। चूँकि आपके 40% सिलेबस ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो इस पर विशेष ध्यान देना है, एक एक लाइन को आप जरूर पढ़िए क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जहाँ जहाँ से बन सकते थे हमने कंप्लीट इसमें इंक्लूड किए हैं और सारा का सारा चैप्टर जो है वो हमने कवर करने की कोशिश की। कोई भी एग्जाम सवाल आपका छूटेगा नहीं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप जो है वो 95+ नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी वीडियोस हम जो कर रहे हैं, इस वीडियो की PDF और हमारे सभी से सभी वीडियोस अगर एक ही स्थान पर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अब मिल जाएगा आपको और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। अगर आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप सीधे हमारे ऐप में पहुंच जाएंगे और उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहां पर हमने क्लास 12 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जैसे हिस्ट्री का कोर्स है, वहाँ पर इसका ज्योग्राफी का है, वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का है, हिंदी ऑप्शनल का है, हिंदी कंपलसरी का है, इंग्लिश कंपलसरी का है। ये सारे कोर्सेज हमने आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल कराए हैं। इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर भी ये PDF आपको मिलेगी। वहाँ पर हमारे वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं और लाइव क्लास जो हम शाम को लेते हैं उस लाइव क्लास का नोटिफिकेशन एवरीडे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिलता है। तो जरूर से आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। और ऐप में आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारे ऐप में आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, सभी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, आपको PDF मिलेगी, सब कुछ आपको एक ही स्थान पर मिलेगा। डाउनलोड जरूर करिए एजुकेशन राइज हमारा ऐप। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि फ्रांसिस बुकानन। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। फ्रांसिस बुकानन के बारे में कई बार पूछा जाता है, पिछले एग्जाम्स में भी कई बार पूछा है। चलिए पिछले एग्जाम्स से मुझे याद आया कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर अगर प्राप्त करना चाहते हैं 2010 से लेकर के 2022 तक के सारे पेपर्स, वो भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। हमने प्रत्येक सब्जेक्ट में एक फोल्डर बना रखा है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करके। तो वहाँ पर 2010 से लेकर के 2022 तक, मात्र 2020 को छोड़ करके, क्योंकि 2020 में एग्जाम नहीं होते कोरोना की वजह से, उसको छोड़ करके बाकी कंप्लीट पेपर्स आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि फ्रांसिस बुकानन ने धनी किसानों के वर्ग को, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, का विशद विवरण किया है। अब देखिए प्रश्न यहाँ से कई तरीके से बन सकता है कि जो जोतदार, जिन्हें धनी किसानों को जोतदार के नाम से जाना जाता था, उसका विवरण किस
जो है वो व्यक्ति ने अपने विवरणों में दिया है, तो फ्रांसिस बुकानन उसका नाम आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि बंगाल के जो धनवान किसान थे, जो धनी किसान थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि उन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। गांवों में जोतदार की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। इसका कारण क्या था कि जो जोतदार होते थे ना, वो किसानों के साथ ही गांव में रहते थे, जबकि जमींदार जो है वो कस्बों में रहते थे या फिर शहरों में जाकर के रहते थे। तो ये जो किसान होते थे, किसानों के साथ जोतदार एक डायरेक्ट संपर्क में थे, सीधे संपर्क में थे, और इसलिए ये काफ़ी ताकतवर हुआ करते थे। जमींदार की बजाय जोतदार की बात जो वो किसान पहले मानते थे। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जमींदार शहरों में रहते थे, जबकि जोतदार गांव में रहते थे। जोतदार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो जमींदार होते थे, जमींदारों द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का जोतदार घोर विरोध करते थे। मतलब जो भी लगान बढ़ाई जाने की बात अगर जमींदार कोई करते थे तो जोतदार इसका विरोध करते थे। और जब स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया गया तब तेज चंद बर्दवान का राजा था। बर्दवान जो कि बंगाल में पड़ता है, तो वहाँ के राजा थे तेज चंद। जब स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया, उस समय की बात है, ध्यान रखना, 1793 में और उसके बाद के समय में। उसके बाद महाराजा मेहताब चंद के शासन में बर्दवान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। याद रखिएगा, बर्दवान जो कि बंगाल में पड़ता था, विशेष याद रखना, इस पर प्रश्न बन सकता है। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि जब स्तंभरारी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय बर्दवान के राजा कौन थे, तो उस समय तो तेज चंद थे, और बाद में जो है वो राजा मेहताब चंद बर्दवान के शासक बनते हैं। और इनके शासनकाल में जमींदारी काफ़ी फली फूली, और इन पर एक विशेष प्रश्न बनेगा जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है पांचवी रिपोर्ट। अब देखिए इसका नाम पांचवी रिपोर्ट क्यों है, तो पांचवी रिपोर्ट इसलिए क्योंकि इससे पहले 4 रिपोर्ट पहले ही ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत कर दी गई थी, और क्रम के हिसाब से ये 5वीं रिपोर्ट थी, इसलिए इसे 5वीं रिपोर्ट कहा गया है। 5वीं रिपोर्ट जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय में थी, इसको सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कि ब्रिटिश महाराजा ने, वहाँ के शासक ने जो है वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में भेजा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम करती थी यहाँ पर, उसका रिकॉर्ड, उसका लेखा जोखा जो है वो ब्रिटिश संसद में पेश किया जाता था। और ये जो 5वीं रिपोर्ट थी, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसके क्रियाकलापों से संबंधित थी, जो कि ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति के द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। मतलब जिन्होंने 5वीं रिपोर्ट तैयार करी, वो मतलब ये तय था कि उन्हें कंपनी के द्वारा जो भी कुप्रशासन किया जा रहा है, कंपनी का जो प्रशासन है, वहाँ जहाँ कहीं भी उन्हें गलती दिखी कंपनी के प्रशासन में, उसका वो घोर विरोध करते थे और उसकी रिपोर्ट बना करके वो अपनी ब्रिटिश संसद में पेश करते थे। इसलिए 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है। अतिरंजित का मतलब बड़ा चढ़ा करके उन्होंने वर्णन किया है कि भाई इस जमींदारी व्यवस्था जो कि सदियों से चली आ रही थी भारत में, बंगाल में, इसको इन्होंने तहस नहस कर दिया। और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी ज़मीनें खोते जा रहे थे, उसके बारे में भी बड़ा चढ़ा करके इस 5वीं रिपोर्ट में वर्णन किया गया था। मतलब ये था, एक संक्षिप्त में अगर ये अपन बात करें तो ये जो 5वीं रिपोर्ट थी, इसमें कंपनी के क्रियाकलापों का एक प्रकार से विरोध किया गया था। फ्रांसिस बुकानन, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और जिसने बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया था। 1793 में इस स्तंभरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू होता है। उसी के अगले वर्ष 1794 में ये जो फ्रांसिस बुकानन है, ये भारत आ जाता है और 1815 ईस्वी तक ये बंगाल में रहता है। और यहाँ पर इसने बंगाल चिकित्सा सेवा को ज्वाइन किया था और यहाँ पर एक चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। फ्रांसिस बुकानन, कुछ वर्षों तक फ्रांसिस बुकानन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा था, यानी उसका सर्जन रहा था, उसका चिकित्सक डॉक्टर जो वो रहा था।
आगे हम बात करेंगे पहाड़िया लोगों की। पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। क्यों, क्या कारण है? तो 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था और बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ पर उसने वहाँ के निवासियों, मतलब जो पहाड़ी लोग थे, जो पहाड़ियों में रहते थे, जो पहाड़िया लोग थे, राजमहल की पहाड़ियों की बात हम कर रहे हैं, के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं रहते थे। पहाड़ी लोगों को पहाड़िया कहा जाता था क्योंकि वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती का मतलब होता है स्थानांतरित खेती, जिसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं और जिसे झूम के नाम से भी जाना जाता है, खेती करते थे। मतलब ये क्या करते थे कि पहले जंगल के किसी उपजाऊ भाग को वहाँ पर पेड़ पौधे हटा करके और वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, और जब कुछ समय 2 साल 3 साल 4 साल खेती करने के बाद जब वो जमीन अनउपजाऊ हो जाती थी तो उसे छोड़ देते थे और फिर किसी दूसरे स्थान पर फिर से खेती करना शुरू कर देते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जला करके जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे खेती के लिए कुदाल काम में लेते थे क्योंकि पहाड़ी इलाकों में कुदाली से वो ज़मीन को खोदते थे और उस कुदाल से ही फिर उस जोती हुई ज़मीन पर वो अपने अपने काम के, अपने खाने पीने की चीज़ें जो है वो वहाँ पर उगा दिया करते थे। पहाड़ियों को अपना मूलाधार बना करके, पहाड़ी यानी माउंटेन्स को, है ना, पर्वतों को अपना आधार बना करके पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहां किसान एक स्थान पर बस करके अपनी खेती बाड़ी करते थे। तो ये जो पहाड़िया लोग थे वो क्या करते थे, मैदानी भागों में जहां किसान खेती करते थे, जहां रैयत खेती करते थे, वहां पर ये हमला करते थे और उनको लूटते थे। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे। मतलब जब इस तरीके से ये आक्रमण करने लगे तो अंग्रेजों ने इन्हें नियंत्रित करने के लिए, रोकने के लिए इनका सफाया करने की योजना बनाई और इन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसलिए 1810 से 1811 की सर्दियों में इस क्षेत्र में फ्रांसिस बुकानन ने यात्रा की थी। तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो पहाड़िया लोग थे ये अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से क्यों देखते थे, शंका की दृष्टि से क्यों देखते थे। तो कारण यही था कि चूंकि ये जो मैदानी भाग थे वहाँ पर ये पहाड़िया लोग आक्रमण करते थे, हमला करते थे, तो इनको रोकने के लिए अंग्रेजों ने इनका एक प्रकार से इनका नाश करने की योजना बनाई, इनका संहार करने की योजना बनाई और किया भी। तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने अंग्रेजों को अपना दुश्मन मान लिया और अंग्रेजों को वो संदेह की दृष्टि से देखने लगे। ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की तरफ गया। जब इन्हें अंग्रेजों को लगा कि ये पहाड़िया लोग तो ऐसे नहीं मानेंगे और ये बिल्कुल भी जो है वो एक स्थान पर बस करके खेती बाड़ी नहीं करेंगे, ये लुटेरे लोग हैं, और तब जाकर के अंग्रेजों ने क्या किया कि इनका ध्यान संथालों की तरफ गया। संथाल भी एक प्रकार की आदिवासी जाति थे। संथालों को जमीनें देकर के राजमहल की तलहटी में बसने के लिए जो है वो उन्हें तैयार कर लिया गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो कुदाल से अपनी खेतीबाड़ी करते थे और उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत जो संथाल थे ये आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, मतलब अच्छे कहना मानने वाले लोग थे। और क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी, जब उनसे कहा गया कि भाई तुम्हें ये जंगल काटने पड़ेंगे, ताकि जंगल कटेंगे तो पहाड़िया जो लोग थे वो और आगे चले जाएंगे और जंगलों में दूर, पहाड़ों में दूर चले जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, संथालों ने जंगल काटना शुरू कर दिया। वहां पर एक स्थान पर रह करके इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और भूमि को पूरी तरह साफ, पूरी ताकत लगा करके वो जोतते थे और ये हल का प्रयोग करते थे। हल से वो जमीन को जोतते थे और फिर वहां पर खेती करते थे। 1832 ईस्वी तक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिन ई को के रूप में सीमांकित कर दिया गया और इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि संथालों की भूमि घोषित करने के लिए जो है वो किस नीति का प्रयोग किया गया, तो इसे दामिन ई को कहेंगे, ठीक है ना। इलाके की जो बाड़ाबंदी करी थी, इलाके का जो सीमांकन किया था, उसे दामिन ई को के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये है कि दामिन ई को कब किया गया था, तो ये 1832 में किया
किया गया था। दामिनी को क्या है, तो आप लिखेंगे कि संथालों को भूमि पर जिस भूमि क्षेत्र में बसाना था उस भूमि क्षेत्र का सीमांकन कर दिया गया था, वहां पर इन्हें बसा लिया गया स्थायी रूप से, उसे दामिनी को कहते हैं। संथालों को इस इलाके के भीतर रहना था, हल चला करके खेती करनी थी और स्थायी किसान जो है वो बनना था। क्योंकि संथाल बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में, पहाड़ियों मतलब पहाड़ियां जो जनजाति थी उसको राजमहल की पहाड़ियों में और भी भीतर और पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाता है तो हल को नए बासिंदों अर्थात जो संथाल जनजाति जो आई थी उनकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हल और कुदाल के बीच की ये लड़ाई बहुत लंबी चली। सिद्धू माझी संथाल विद्रोह 1855 में, फिर संथालों ने भी विद्रोह कर दिया था, तो 1855-56 में संथालों ने जो विद्रोह किया था उसका नेतृत्व सिद्धू माझी ने किया था। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया। इसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों से लिया गया और एक नए क्षेत्र का निर्माण किया जिसे संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। 1875 ईस्वी में बंबई दक्कन पूना का विद्रोह हुआ। उस दौरान किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ग्रामीण इलाकों के रैयतों ने साहूकारों और अनाज व्यापारियों के बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। इन दंगों के कारणों की छानबीन करने के लिए गठित दक्कन दंगा आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई। 1857 ईस्वी में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 2 साल बाद में 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी जो है वो ब्रिटेन में बनाई गई। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आयातित होता था, लेकिन सन 1861 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया और वहां से जो कपास आती थी वो कपास जब बंद हो गई तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया, क्योंकि अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। और इसी के साथ फिर जैसे ही वहाँ पर गिरावट आई तो भारतीय कपास की मांग अचानक से बढ़ गई। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।